Hello everyone, welcome to Competitive Maths by Sumit Jain. This is lecture 3 of the series of SSC CGL 2019 मेंस पेपर। हम इस वीडियो में 15 नवंबर के मैथ्स के मेंस का जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी उसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is 90 degree. If cot r equal to 1 upon 3, then what is the value of secant p into cos r plus sin p upon cosecant r into sin r minus cosecant p। तो बेसिकली हमें कोट r की वैल्यू दी है और हमें बाकी सब चीज़ें उसकी वैल्यू निकाल के और वैल्यू पुट करनी है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। तो हमें जैसे कि देर का एंगल Q 90 डिग्री हम यहाँ लिख लेते हैं, P और R। कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के रिस्पेक्ट में जब हम वैल्यूज को लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से जब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो √10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई, और हमें इस क्वेश्चन में अभी कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज को इसमें पुट करते रहना है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। सीकन थीटा हमें पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो √10/3। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया √10। सिमिलरली साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज √10। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो नीचे का है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज √10 और परपेंडिकुलर जो कि हमारा 3 हो गया। सिमिलरली साइन आर की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो आ जाएगी हमारी 3/√10 माइनस कोसिकेंट पी की वैल्यू पुट करेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 1 है तो ये √10/1 बनेगा। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ऊपर वाले को हम एलसीएम लेके करते हैं। ऊपर वाले को जब हम लिखेंगे तो आएगा √10/3 2/√10, 1/√10 प्लस 1/√10 वो 2/√10 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले को सोल्व करेंगे √10/3 एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 3 माइनस √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा अपॉन एलसीएम वाला √10 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से हम इसको इससे काट सकते हैं क्योंकि पूरा सेम है। ये हो जाएगा 2/√10 डिवाइड बाय -7/√10। यहाँ √10 से √10 कट जाएगा, ये बचेगा 2/-7 जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस ए ब्रैकेट सीकेंट ए माइनस कोस ए ब्रैकेट क्लोज न्यू ब्रैकेट कोट ए प्लस टेंजेंट ए। इसमें आप थीटा को 45 डिग्री पुट करके भी चेक कर सकते हैं। 45 करोगे तो आपका टेंजेंट ए और कोट ए सेम हो जाएगा, तो 45 नहीं कर सकते आप, कोई ऐसा एंगल पुट करना होगा जिसमें सबकी वैल्यूज अलग अलग हो, तो आप वो वैल्यूज पुट करके अपनी तरफ से देख सकते हैं। 30 डिग्री पे मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, 30 पे भी नहीं होगा, 30 पे हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। इसमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सब चीज़ों को साइन और कोस में लेके आ जाओ। साइन और कोस में लाने से हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें बचेगी, और हमें साइन और कोस की आइडेंटिटीज भी पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। वैसे टेंजेंट ए को लिखेंगे साइन ए बाय कोस ए, सिमिलरली कोट ए को लिख देंगे कोस ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाली ब्रैकेट को हम पहले सोल्व करते हैं। कोसिकेंट ए एलसीएम लेंगे तो नीचे कोस ए बचेगा एलसीएम, तो कोसिक यहाँ कोस स्क्वायर है 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये होगा साइन ए कोस ए, एलसीएम साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1 होता है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे उसकी।
यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, ये स्क्वायर है, ये सिंगल टर्म है, ये कट गई, तो ये बच गया साइन ए अपॉन कोस ए, जो कि होता है टेंजेंट ए साइन। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल 3/8 of the number of students are girls and rest are boys. 1/3 of the number of boys are below 10 years and 2/3 of the number of girls are also below 10 years. If the number of students of age 10 or more years is 260, then the number of boys in the school is. तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स फर्स्ट 8 है, तो इसमें से गर्ल्स कितनी हो गई 3, क्योंकि 3/8 बोला हुआ है, रिमाइंडर रह गया बॉयज, तो 5 रह गए वो बॉयज हो गए। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स, 1/3 ऑफ द बॉयज, तो इसका भी 1/3 करना है, इसका भी 1/3 करना है। इसका 1/3 करूंगा ईजी है, मगर इसका करने में मेरा फ्रैक्शन में चल जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्यों ना मैं सब चीज़ को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ। तो मैं इसको नंबर ऑफ बॉयज को अगर 24 स्टूडेंट्स को 24 कर देता हूँ, तो गर्ल्स हो जाएगी 9 और बॉयज हो जाएंगे 15। हाँ, मेरे सब चीज़ 3 के मल्टीपल्स है, इनका 1/3 बोला 2/3 बोला, तो मेरे लिए ईजी वैल्यूज आ जाएंगी। 1/3 ऑफ द बॉयज आर बिलो 10 ईयर्स, 1/3 ऑफ द बॉयज, 1/3 ऑफ द बॉयज यानी 1/3 करेंगे 15 का, तो आ जाएगा 5, तो 5 बॉयज आर बिलो 10, तो 10 बॉयज आर अबाउ 10, ये अबाउ 10 वाले हो गए। सिमिलरली गर्ल्स में है 2/3 ऑफ द गर्ल्स आर बिलो 10, 2/3 हो गया 9 का 6, तो रिमेनिंग 3 रहेगी, ये अबाउ 10 हो गए। If the number of students of age 10 or more are years is 260, तो 10 और more हमारे यहाँ पर 10 और 13 स्टूडेंट्स हमारे मोर देन 10 ईयर्स के हैं, मगर क्वेश्चन में वो 13 की वैल्यू 260 दी हुई है, तो हमारी जो 13 यूनिट है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 260, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 आते ही हमारे बॉयज़ कितने हैं 15 यूनिट, 15 यूनिट की तो नंबर ऑफ बॉयज निकालने उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू आ जाएगी 300। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल पूछा होता तो 24 को 20 से कर देते, क्योंकि हमने 24 स्टूडेंट्स माने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा था तो 9 के हिसाब से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपको जो चीज़ पूछी होगी वहां से हमें हिंट लगेगा कि पूछना क्या चाहता है। इसको देख के कहीं ना कहीं हमें पता लग रहा है कि कहीं x+1/3x का स्क्वायर करूंगा तो ये चीज बन सकती है, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं 3x² - 5x + 1 = 0 दिया हुआ है, या सिंपल x चाहिए मेरे को एक बार के लिए, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3x से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ बचेगा x - 5/3 + 1/3x = 0। अब ये चीज मेरे को एक साइड चाहिए, तो मैं x + 1/3x की वैल्यू आ जाएगी 5/3, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी का स्क्वायर पूछा हुआ तो क्यों ना इसका स्क्वायर निकालते हैं, ये वैल्यू तो आ जाएगी, तो x² + 1/9x², ये चीज हमें पूछी है, प्लस 2 × x × 1/3x, 2ab जो होता है, और इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे तो 25/9 हो जाएगा, ये x कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये हमें पूछी है, और ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी जो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो x² + 1/9x², ये हो जाएगा 25/9 - 2/3, तो एलसीएम लेंगे 25 - 6/9, ये आ जाएगा, जो कि होगा 19/9, जिसको 2 1/9 लिख सकते हैं, और हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 3x - 20y - 2 = 0 and 11x - 5y + 8 61 = 0 intersect at P के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a b, then what is the value of a² + b² - ab upon a² - b² + ab। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो निकालने हैं और उनके वैल्यूज को सिंपली यहाँ पुट करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे, मैं इसको लिख लेता हूँ 11x - 5y + 61 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x - 20y - 2 = 0। यहाँ 5y या 20y, तो y को एलिमिनेट करने क्यों ना मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि मैं एक चीज़ को एलिमिनेट कर पाऊँ, दूसरी चीज़ की वैल्यू निकाल पाऊँ। तो हो जाएगी 44x - 20y +
244 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा, सबट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये -41x, ये कट जाएगा प्लस होने की वजह से, ये माइनस होने की, -246 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप जब 41x लिखोगे तो -246 आएगा और x की वैल्यू आएगी -6। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में, ये जो पहली इक्वेशन दी इसमें पुट करूंगा। तो इसमें पुट करने के बाद मेरी आ जाएगी -18 -20y -2 इक्वल टू 0, -20y इक्वल टू 20, y इक्वल टू -1। तो x और y जो आए हैं वो हमारे a और b की वैल्यू आ गई। हमारे x कोऑर्डिनेट जो a है वो -6, b जो y है वो -1, ये हमारे a b की वैल्यू है। अब इस a b की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो a स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस ए बी की वैल्यू 6 है। सिमिलरली नीचे 36 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ऊपर सॉल्व करेंगे 37 माइनस 6 31 बचेगा, नीचे 42 माइनस 1 41, तो 31/41 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। तो हमें जो बोला है एक बार साथ साथ लिखे, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इक्वल टू 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। If the total profit after a year is rupees 15.5 lakhs, then the share of B in the profit is। तो हमें सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालना है। या तो आप इन तीनों का एलसीएम लेके उस नंबर से डिवाइड कर लीजिए। जैसे इन तीनों का एलसीएम 30 है तो मैं 30 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जब करूँगा a/15 बचेगा इज इक्वल टू b/10 बचेगा और c/6 बचेगा। तो ए बी सी का यही रेशियो होगा। ए बी सी को जो हम रेशियो में लिखेंगे वो 15:10:6 हो जाएगा। ये मेरे पास रेशियो आ गया। इस रेशियो में इनकी इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगी। तो बी का प्रॉफिट पूछा है, तो बी का प्रॉफिट होगा 10, इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है 31 और प्रॉफिट ओवरऑल कितना है 15.5 लाख। तो 15.5 लाख का 10/31 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 155 हो जाएगा और 155 को 31 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली 5 से जा रहा होगा, तो ये हमारा 5 लाख आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ें, जैसे हमें √40 दिया हुआ है, √80 दिया हुआ है, इसमें से जो चीज़ हम निकाल सकते हैं हमें वो चीज़ बाहर निकालनी है और सिंपल वैल्यूज में लाना है। √10 में से तो हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे, √ से बाहर कुछ भी नहीं आ पाएगा, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। नीचे √10, इसमें से भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आ गया √20, √20 को लिख सकते हैं √4 इंटू √5, √4 को 2 लिख सकते हैं, √4 तो 2 हो जाएगा, तो 2√5 बचेगा। सिमिलरली √40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 से 4 से 2 हो जाएगा, तो 2√10। √5 से हम कुछ कर नहीं सकते। और √80 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 5, तो 16 से जब हम निकालेंगे तो √4 बाहर आ जाएगा और √5 बचेगा। ये हमारी इक्वेशन बच गई। अभी इस इक्वेशन को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू में अभी तक हमें कोई चेंज नहीं करना है। नीचे से हम लिखेंगे √10 प्लस 2√10, ये हो गया हमारा 3√10, √5 2√5 माइनस 5√5, तो -3√5। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं नीचे से, तो ये बचेगा 15√10 प्लस √5 अपन में 3√10 माइनस √5। इसको इससे काट सकते हैं 5। अभी इस फॉर्म में तो मेरा कोई आंसर है नहीं, तो मेरे को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके अपोजिट साइन से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं देख सकता हूँ a माइनस बी a प्लस बी, तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर 10, √5 का स्क्वायर 5, a माइनस, ये आ गया मेरा। ऊपर आए √10 प्लस 5, √10 प्लस 5, 2 टाइम्स से तो स्क्वायर हो गया है, तो 5 एज इट इज, इसका स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√50। ये 10 माइनस 5 बचेगा, वो 5 से कट जाएगा, तो अंदर बच गया मेरा 15 प्लस 2√50। 2√50 को मैं लिख सकता हूँ 15 प्लस यहाँ से 5, इसको 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 25 से 5 बाहर आ जाएगा तो 10√2। इस फॉर्म में भी मेरे को अभी तक कोई आंसर दिख नहीं रहा है, ये 10 वाले में एक ही है, ये नहीं है, तो इसको भी हम कॉमन लेना पड़ेगा। 5 कॉमन लेंगे, 3 प्लस 2√2, 5 कॉमन लेंगे 3 प्लस 2√2, हाँ, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये जो पॉइंट्स है इसको हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट्स को हटाने के लिए सबसे इजी मेथड होगा, आप पॉइंट्स के बाद डिजिट गिन लीजिए। ऊपर 1 2 3 4 और 2 6, ऊपर पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट है मेरे पास यहाँ पर, और नीचे 1 और 4 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6 है। तो मतलब मैं इस पॉइंट डायरेक्ट इस नंबर को लिख सकता हूँ ऊपर नीचे, कोई इशू नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट के बाद है। इससे मेरा एक स्टेप बच जाएगा। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड में जब होगा कोई भी चीज तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पे 0.25 कॉमन लेंगे। 0.25 कॉमन लेने के बाद 0.25 तो यहाँ से बचेगा, प्लस यहाँ से ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 19.99 अपॉन ये जो चीज ऊपर से नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी करेंगे तो 20.24, और ए माइनस बी करेंगे तो 4 बचेगा। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आप इसको इससे काट सकते हैं, 30 पे 210 होता है तो 29 पे गया, 29 से ये भी कट गया, तो ये दोनों चीज बच गई यहाँ पर 292 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय ये जो है और इसका टोटल है वो 20.24 ही बनेगा, तो ये दोनों चीजें भी कट जाएगी, तो बचेगा 0.25 अपॉन 4। आप इसको अब सिंप्लीफाई 4 और इंटू में 100 ऐसे करके लिख सकते हैं, अगर कुछ भी आपको कैलकुलेशन वहां पे समझ में नहीं आ रही तो। इसको 5 से काटो 5, ये हो गया 73, इसको 4 से इसको काटोगे 7 28 73, ये इससे कट गया, तो मेरा 5/100 बच गया, 5/100 होगा मेरा 0.05, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है स्फीयर से रिलेटेड, तो हमें इसमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये होलो स्फीयर टाइप है, जिसकी हमें डेंसिटी और वेट पूरा दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब माइनस इंटरनल रेडियस का क्यूब। तो इससे हमें उसकी एग्जैक्ट जो वॉल्यूम होगी वो पता लग जाएगी। तो हमें एक और चीज जो इसमें पता होनी चाहिए, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, जो कि हमें दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 6688, डेंसिटी दिया हुआ है 10.5 ग्राम परसेंट, ये भी ग्राम में है ये भी ग्राम में, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, और सेंटीमीटर में ये भी दिया हुआ, तो हमारे सब वैल्यूज सेम यूनिट में चल रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6688 अपॉन 21 इंटू 2, 10.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू 4/3 पाई को 22/7 इन्होंने बोला यूज करने के लिए, अपॉन एक्सटर्नल रेडियस इन लोगों ने जो दी हुई है हमें 6 दी हुई है, 6 का क्यूब होएगा 216, और इंटरनल रेडियस को मैं आर ही रहने देता हूँ इंटरनल रेडियस, और ठीक है, और एक्सटर्नल रेडियस में से जब इंटरनल रेडियस को हम माइनस करेंगे तो वही हमारी थिकनेस होगी जो हमसे पूछा गया, तो इसके लिए हमें पहले इंटरनल रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये 7 3 जा 21, 21 यहाँ कट गया, 22 है, ये 22 का टेबल मेरे को बहुत इजी दिख रहा है, 304 के बाद ये 2, ये बच गया 152, तो मेरा अब ये बचा 152 इक्वल टू 261
216 माइनस आर क्यूब, तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 64, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये इंटरनल रेडियस 4 सेंटीमीटर आ गई, एक्सटर्नल 6 सेंटीमीटर है, तो थिकनेस कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको स्फीयर और जो वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है उसको यूज कैसे करना है, वॉल्यूम से कैसे कंपेयर करना है, वो आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इसमें दिया हुआ है ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 4 डेज। अगर कोई भी काम 1/5 काम 4 डेज में हो रहा है तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 20 डेज में होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, तो इसी चीज को मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि ए को लगेंगे 20 डेज। सिमिलरली बी का अगर 1/3 काम को 10 डेज में करता है तो टोटल काम को 30 डेज में कर देगा। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, इन दोनों ने 9 डेज वर्क किया। ठीक है, 9 डेज वर्क किया। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। ठीक है, इन दोनों ने, अब मान लो पहले हम इन दोनों से एलसीएम लेके निकाल लेते हैं, तो इसकी अगर एफिशिएंसी 3 है तो इसकी 2 आएगी, और ये हमारा टोटल वर्क हमने मान लिया है। टोटल वर्क के हिसाब से ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, और इन लोगों ने 9 डेज काम किया है, तो 3 + 2 डेली 5 यूनिट काम करते हैं 9 दिन में, 45 यूनिट काम तो इन लोगों ने कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 60 में से 45 तो काम हो गया है, तो रह गया 15 यूनिट वर्क। और 15 यूनिट वर्क को सी ने 6 डेज में किया है, तो 15 यूनिट को अगर 6 डेज में करेंगे तो मतलब डेली 2.5 यूनिट वर्क सी कर रहा है, डेली 2.5 यूनिट वर्क कर रहा है। अब पूछा है बी एंड सी टुगेदर विल डू 75% ऑफ द सेम वर्क। टोटल वर्क कितना था 60, इसका 75 क्या होता है 3/4 वर्क, यहां से निकालेंगे तो यानी 45 यूनिट वर्क पूछा हुआ है, बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 2.5 है, टोटल 4.5 होगी एफिशिएंसी। जब 45 को 4.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और वो 10 डेज में ये लोग 75% वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% above its cost price. If selling price is 73, 1/2% of the market price, then profit percentage is। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इस परसेंटेज को पहले लिखें। 73 1/2% को जो हम लिखेंगे 73 146 और 147/2%। तो इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी चीज होगी 200 की होगी तो वो 147 में बेची गई है। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी चीज यहां से जो निकाल परसेंटेज को 1/100 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 147/200 बन जाएगा। तो यानी सेलिंग प्राइस 147 है और मार्केट प्राइस 200 है, तो ये हमें बोला होगा। और इसमें बोला है कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कोस्ट प्राइस, यानी कोस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्केट प्राइस 7 है। ये मार्केट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस और ये मार्केट प्राइस, ये हमें दो चीज मिली, मगर मार्केट प्राइस तो हमारा 200 है, यहाँ 7 है, तो इन दोनों को क्यों ना एक कॉमन मल्टीपल बना दिया जाए। तो मैं इसको 200 से कर दूं और इसको 7 से कर देता हूँ, तो इसको 7 से कर दूंगा तो यहाँ 1400, इसको भी 7 से कर दूंगा, 7 7 49 4 20 1029 हो गया। तो कोस्ट प्राइस यहाँ 200 से कर दूंगा तो कोस्ट प्राइस जाएगा मेरा 2000 हो जाएगा, क्योंकि 5 यूनिट था। तो मेरा कोस्ट प्राइस 1000 यूनिट हो गया, सेलिंग प्राइस 1029 हो गया और मार्केट प्राइस 1400 हो गया। इन तीन चीजों को कंपेयर करें तो ये आ गया। अब इसमें बोला है देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, कोस्ट प्राइस 1000 है, सेलिंग प्राइस 1029 है, तो प्रॉफिट कितना है 29 रुपीज का प्रॉफिट है, कितने पे 1000 पे। परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा तो 2.9 बचेगा, तो 2.9% प्रॉफिट है। इसमें दो चीज ध्यान देने वाली है कि मैंने इसको ये कैसे लिखा, फिर इसको मैंने 7 से और 200 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मेरी कोई भी वैल्यू मेरे को पॉइंटों में ना लेनी पड़े। और इसको मैं मार्केट प्राइस, दोनों जगह मार्केट प्राइस है, सेम चीज है, तो दोनों को मैं एक वैल्यू बनाने के लिए इनका लोवेस्ट एलसीएम लूंगा, और एलसीएम के लिए 7 और 200 में मेरे पास 1400 ही बचता है, तो मैं इसको 1400 में कन्वर्ट करा। 1400 में कन्वर्ट करा तो मेरे को कोस्ट प्राइस को भी 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मेरा कोस्ट प्राइस भी 1000 हो गया। और सेलिंग प्राइस को, क्योंकि ये मार्केट प्राइस यहाँ से 200 से 1400 7 टाइम्स हुआ है, तो सेलिंग प्राइस को भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 7 टाइम्स हो गया। तो इस हिसाब से हम ऐसे करेंगे तो हमें पॉइंटों में आंसर जो आ रहा है वो बहुत ईजी आ जाएगा और हमें कोई भी एरर की चांसेस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको इसमें 2-3 चीजें जो पता होनी चाहिए पिरामिड से रिलेटेड।
इसमें पूछा गया है इफ द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ओके, एक पिरामिड है जिसमें बेस है स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का, और कहीं ना कहीं एक पिरामिड है एक पिरामिड बन गया है, ठीक है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर दी है, और जो हाइट है, जो सेंटर से लेके जो ये जो पॉइंट पे हाइट है, ये भी हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेटरल सरफेस एरिया का पिरामिड का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस एक स्क्वायर है, तो 10 जिसकी साइड 10 है तो वो हो जाएगा 40। हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है 40 सेंटीमीटर। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ सिर्फ चाहिए स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप इस चीज़ को नोटिस करो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इसकी हमें स्लांट हाइट निकालनी है। तो बेसिकली ये एक ऐसा ट्रायंगल सा है जिसकी हमें स्लांट हाइट, ये ऐसे में एक स्लांट हाइट बन रही है वो निकालनी है। उसके लिए कैसे करेंगे, आप इस फिगर को 3D में देखो, ये जो है हाइट से ये जो डिस्टेंस हमें पड़ेगा ये होगा हमारा हाफ इस साइड का 5 सेंटीमीटर, ये हमें 10 दिया हुआ है, और ये जो हमारी होगी ये स्लांट हाइट होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये हाइट हो गई, ये साइड का हाफ हो गया, ये हाइट हो गई, और जो ये पाइथागोरस लगा के जो हम ये बनेंगे √125, ये हमारी स्लांट हाइट होगी। तो यहाँ से हम स्लांट हाइट निकालेंगे वो √125, इसको √125 को हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये इससे कटेगा 20, और √125 को ले सकते हैं हम 5√5, तो ये हो जाएगा 100√5। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। हमें ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है, और एक स्लांट हाइट निकालेंगे कैसे ये भी पता होना चाहिए। ये स्क्वायर में है, रेक्टेंगल से भी आ सकती है, रेक्टेंगल से आएगा तो हमें स्लांट हाइट दोनों लेंथ और ब्रेथ से अलग अलग होगी और वो अलग अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्क्वायर है चारों साइड्स इक्वल है, तो इसलिए स्लांट हाइट एक ही बन रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ 8x plus 3y is equal to 24, 2x plus 8 is equal to y and the x axis is। तो बेसिकली ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे इजी तो रहेगा कि आप एक इसको प्लॉट करने की कोशिश करें एक ग्राफ के शेप में, ठीक है। ये हमने एक ग्राफ बनाया। अब इसमें मान लो पहली इक्वेशन देख लेते हैं हम। पहली इक्वेशन में अगर मैं y को 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू आएगी 3, तो यानी एक पॉइंट कहीं ना कहीं मेरा ये होगा 3,0। सेकेंड इक्वेशन में x को अगर मैं y को अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू -4, तो मेरा पॉइंट कहीं ना कहीं माइनस x एक्सिस में यहाँ पर होगा, ठीक है। और जब मैं y एक्सिस की बात पे आऊंगा तो यहाँ पर अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू आएगी 8, y की वैल्यू 8 आ गई, और यहाँ पे पुट करूंगा तो y की वैल्यू 8, तो यानी कॉमन पॉइंट यही है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हमें x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल का एरिया पूछा है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ तो हम एज इट इज लिख देंगे, बेस 4 -4 और 3, तो डिफरेंस इन डिस्टेंस कितना हो गया 7 यूनिट। हाइट कितना है हमारा, यहाँ से लेके वाई एक्स 8 यूनिट, तो हम इसको काटेंगे 4, तो 7 4 से 28, तो 28 यूनिट इसका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर तो हमारा एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ ना हो कि कॉमन पॉइंट जैसे 8 0 8 दोनों से आ गया तो हमें समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट यही है। कई बार हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, क्या पता ये यहाँ से जा रही हो और ये आ रही हो, इंटरसेक्शन पॉइंट कोई यहाँ पर हो। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि जो अगर एक्स एक्सिस के साथ पूछा हुआ है तो जो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा, जैसे हम सॉल्व करेंगे और वाई का जो कोऑर्डिनेट आएगा सॉल्व करने पे वो जो वैल्यू आएगी, जैसे हमारी आ गई वाई की कोई भी वैल्यू आ गई 5 आ गई वाई सॉल्व करने पे, तो 5 ही इसकी हाइट होगी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो अगर यही ट्रायंगल यहाँ एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस लिखा होता तो ये ट्रायंगल ऐसे कहीं बन रहा होता, और ऐसे बन रहा होता तो ये हाइट ये होती,
तो उसके लिए हम सॉल्व करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते और वो हाइट हो जाती और वाई की साइड से हमें बेस मिल जाता। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर हाइट हमें यहाँ से इजीली मिल गई, अगर नहीं मिलती है तो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, और यहाँ एक्स एक्सिस है तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, वो हाइट होगी। अगर यहाँ वाई एक्सिस दिया होता तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो हाइट हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा नंबर सिस्टम से है। इसमें आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी होगी कि इन चीज़ों को हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसको मैं अभी डायरेक्ट लिख के बताऊंगा और बाकी आप बाद में हम लेक्चर बनाएंगे कि इनको कन्वर्ट करते कैसे। तो 2.4 को हम लिख सकते हैं 24 माइनस 2, 22 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 6 बार को लिख सकते हैं 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो पॉइंट के बाद इसको दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 15 अपॉन, एक पे बार है दूसरे पे नहीं है, दूसरी जगह 0 आएगा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट का हिसाब हो गया। अब दूसरी ब्रैकेट के लिए 27 को हम 27 अपॉन 99 मल्टीप्लाई बाय, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने को बोला है तो हम इसको करेंगे। यह है 83, तो 83 में से 8 जब निकालोगे आप तो 75 अपॉन, एक बार है और एक पे नहीं है तो 0, ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 15 अपॉन 90, तो मल्टीप्लाई में है तो ये 90 अपॉन 15 हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है तो इसलिए साइन चेंज हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इसको काट सकता हूँ इससे, ये आ गया 5, ये 9 से कट रहा है 3, ये आ गया 11। यहाँ पर क्या क्या हम काट सकते हैं 2 अपॉन 3, ये इससे कट गया। ठीक है, ये 6 जा, ये 3 जा, तो ये हमारा 22 अपॉन 27 इंटू 3 अपॉन 11 और इंटू में यहाँ एक 5 भी बचा हुआ है, एक, हाँ, तो इससे 2, ये 9, तो ये हमारा आ गया 10 अपॉन 9। 10 अपॉन 9 को जब हम बार के में वापस कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 वाले को 1 बार लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले 6 बार को 6 अपॉन 9 लिखा था, वैसे 1 बार को यहाँ से 1 ये लिख सकते हैं और ये आ गया। नहीं तो आप यहाँ से ऑप्शन को कन्वर्ट करके देखोगे तो ये 1, ये 11 माइनस, जब इसको 1 माइनस कर दोगे तो 10, एक बार की जैसे एक आ गया 10 अपॉन 9, तो यही है। तो हम इससे ऑप्शन से भी जा सकते थे, नहीं तो यहाँ से भी हमें कोई हार्ड नहीं पड़ रहा है, किसी भी चीज़ से देख सकते हैं, मगर आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने जो वैल्यूज दी है इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें अंडर रूट कैसे ना कैसे हटाना है, और जैसे हम अंडर रूट हटाने में कामयाब होंगे या जो चीज़ कटिंग कर देंगे उसके बाद सिंपल वैल्यू आ जाएगी। तो हम जैसे अंडर रूट 1875 को हम लिख सकते हैं, इसमें से पहले तो एक 25 का मल्टीपल में है, 25 के मल्टीपल से हटाएंगे तो 7 जा 175, 125 75, 75 से फिर 25 3, इसको हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली 3888 को लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सिमिलरली डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो इसकी वैल्यूज है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये मैंने ब्रेक डाउन किया है, आप करके देख लेना, आपकी भी यही वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, और वैसे सिमिलरली 1200 का अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से यहाँ से 25 बाहर आ जाएगा, 25 अंडर रूट 3 अपॉन 36 अंडर रूट 3, ये पूरा अंडर रूट है। सिमिलरली यहाँ से 16 बाहर आ सकता है, 16 रूट 3, यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, ये 4 अपॉन 5 आ जाएगा, ये 5 जा जाएगा, ये 9 बच जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 5 अपॉन 9। ये हमने फर्स्ट पोर्शन को करा है सिर्फ। अभी सेकंड पोर्शन को देखते हैं। सेकंड पोर्शन को 175 को ले सकते हैं हम 7 इंटू 25। सिमिलरली 1729 को जब हम देखेंगे इसमें 7 आ रहा है और हमारा आंसर में कहीं पे, तो इसमें मैं पहले 7 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 इंटू 7 2 जो 14 2
उसके बाद 256, तो ये 256 हो जाएगा, 7 इंटू 256। ठीक है, यहाँ से √7 से √7 कट भी जाएगा, √25 से 5 आएगा और 16 का स्क्वायर 256। तो ये आ गया मेरा। अब ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में, तो 5/9 मल्टीप्लाई में 5/16, तो ये गया 25/144। ये x की वैल्यू होगी। और √x पूछा तो मतलब इसी चीज़ का √ करना है, तो √25 × 5 144 का 12, 5/12 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Pipes A and B fill a tank in 43.2 minutes and 108 minutes respectively. Pipe C can empty it in at a 3 liter per minute. When all the three pipes are opened together, they fill the tank in 54 minutes. The capacity in liters of the tank is okay. तो हमें बेसिकली दिया हुआ है पाइप A कितना टाइम लेता है, 43.2 मिनट्स दिया हुआ है। पाइप B लेता है 108 मिनट, और पाइप सी की स्पीड एम्प्टी करने की स्पीड दी हुई है 3 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, और टुगेदर दे कैन फिल, यानी ए बी और सी तीनों की अगर कंबाइंड कैपेसिटी देखें तो 54 दी हुई है। तो सेम जैसे हम टाइम एंड वर्क वगैरह में करते हैं, सेम फॉर्मूला। हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम देंगे तो 432 ले लेता हूँ, इसका 10, ये मल्टीप्लाई बाय 4 दिख रहा है तो 4 ही होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब ए और बी तो फिल कर रहे हैं और सी एम्प्टी कर रहा है, जिसकी वजह से कंबाइंड में कम आ रहा है। तो ए और बी की कैपेसिटी हम देखेंगे 10 और 4 14, और कंबाइंड कैपेसिटी अगर 8 है तो यानी 6 यूनिट घट रही है। और 6 यूनिट किसकी वजह से घट रही है, क्योंकि सी एम्प्टी कर रहा है। तो कि सी की स्पीड क्या हो गई, माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है, इतने स्पीड से वो कर रहा है। और टोटल कैपेसिटी 432 यूनिट है, और इतने की स्पीड से करेगा तो मतलब 72 मिनट्स में ये पूरे टैंक को एम्प्टी कर देगा सी अकेले में। और 72 मिनट्स में एम्प्टी कर देगा और 3 लीटर पर मिनट करता है, तो यानी टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 72 × 3, ये होता है 216, तो यानी 216 लीटर्स ही टैंक की कैपेसिटी होगी। हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी से उसका टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम पीरियड को उसकी स्पीड से जो दी हुई है एम्प्टी करने की उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को एक ही क्वेश्चन में डाला गया है, और काफ़ी जो सॉल्वेबल क्वेश्चन है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, उनमें से एक कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी इतनी टफ नहीं है इसमें भी। इसमें दिया हुआ है अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू, यानी अमाउंट हमें दे दी है 15,500, टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट दिया हुआ है 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, द सेम अमाउंट will amount to what in 1.5 years at 10% per annum if the interest is compound half yearly near to ₹1। ओके, देखो ये पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट में हमें पता है 12% पर एनम है 2 साल के लिए, तो मतलब 24% हो गया, मतलब कोई भी अमाउंट 100 से वो 124 बन गया होगा। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे 25 से 31 बन गया होगा 2 साल बाद। मगर अमाउंट बना कितना है ये हमें दिया हुआ 0 तो यहाँ से 31 यूनिट की वैल्यू ये दी हुई है, तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि 500 से मल्टीप्लाई हुई है। अगर ये 500 से मल्टीप्लाई हुई है तो इस चीज़ को मैं 500 से मल्टीप्लाई करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकता हूँ, जो कि 12500। तो ये वो प्रिंसिपल अमाउंट थी जिसपे 2 years के लिए 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट इतना हो गया। अब पूछा हुआ है द सेम सम, ये जो सम है कितना अमाउंट करेगा 1.5 years के बाद 10% पर एनम, और हम जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली किया गया। तो 10% पर एनम है, जब इसको हाफ ईयरली कर लेंगे तो आपको पता कि 5% हो जाएगा, और 1.5 साल है 18 महीने हैं, और हाफ ईयरली यानी 6 महीने के हिसाब से करेंगे मतलब 3 बार होगा। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 12500 पे पहली साल में 21/20 हो जाएगा, सेकेंड साल में फिर इसी अमाउंट को 21/20 हो जाएगा, और फिर थर्ड ईयर में इसी अमाउंट को फिर से 21/20 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 5% को 1/20 है, तो यानी वो अमाउंट 20 से बढ़ के 21 हो जाएगी। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से इसको काट सकते हैं, इस 0 से इसको काट सकते हैं। ठीक है,
5 से इसको काट सकते हैं, ये बचेगा 25, ये बचेगा 4। ठीक है, ये 21 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब हो जाएगा हमारा 9261। ठीक है, ये हमारा आएगा 9261 इंटू 25 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कैसे बोलूँगा कि 25 है, एक काम करते हैं हम इसको 926100 लिख देते हैं, 2 जीरो लगा दी, 100 से कर दिया, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, 16 को एक बार के लिए भूल जाओ। ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे 23125, ये अमाउंट हो जाएगी हमारी। या फिर आप डायरेक्ट इसको 25 से मल्टीप्लाई करने में कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं कैसे करता हूँ कि 0 लगाकर उसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अपॉन 16 जो बचा हुआ है, तो 16 वन 16, 71, 4 64, फिर 71 बचेगा 75, 74 64, फिर यहाँ पर 50 अपॉन 16 0.3, तो नियरेस्ट टू ₹1 बोला है, यानी 14470 हमारा आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं, इसलिए काफी ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थोड़ा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हमें 10a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब अपॉन में 11a का क्यूब माइनस 15b का क्यूब इक्वल टू 7/5 दिया हुआ है और हमें ये वैल्यू पूछी हुई है। तो मतलब इस वैल्यू के लिए हमें कहीं ना कहीं a और b का हमें रेशियो मिल जाए या वैल्यू मिल जाए, तो हम इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50a का क्यूब प्लस 20b का क्यूब इक्वल टू 77a का क्यूब माइनस 105b का क्यूब, तो यहाँ से 27a का क्यूब इक्वल टू 125b क्यूब बन जाएगा। तो a क्यूब बाई b क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 125/27, और ये क्यूब वैल्यूज तो हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा 5/3। ये a/b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू को 5 और b की वैल्यू को 3 हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू को 15, b की वैल्यू 3 15 अपॉन a की वैल्यू 5 45, b की वैल्यू 3 6, तो रहेगा 30/39, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 10/13, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें ठीक है कैलकुलेशन आप कर सकते हो इजीली भी। इफ x प्लस 20% ऑफ 250, यानी x प्लस 20% साइन को हटाने के लिए मैं अपॉन 100 कर देता हूँ। ठीक है, इज 25% मोर देन 25% मोर है, तो मतलब कोई भी चीज़ 5/4 टाइम्स हो गई इसकी। इसको मैं 5/4 टाइम्स लिखता हूँ, 25% ज़्यादा है इसलिए। ऑफ x% परसेंट साइन को फिर से हटाने के लिए अपॉन 100 ऑफ 220, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे करूँगा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये 50, 0 से 0 कट गया, ये 5 4 20 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं ये हो जाएगा मेरा 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 22x, तो 2x 400, x की वैल्यू आ जाएगी 200, तो x की वैल्यू 200 आ गई, जो हमें पहली चीज़ फाइंड करनी जरूरी थी इस क्वेश्चन में। देन 10% ऑफ x प्लस 50, x 200 है, तो 10% ऑफ परसेंट को हटाएंगे फिर से 250, पहली चीज़ तो ये है, ये 0 कट गया तो 25, यानी 25 इज, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 25 इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x, x क्या है 200, इसका 15% यानी 15/100, तो यहाँ से आप काटोगे तो ये आ जाएगा 30, इसकी वैल्यू 30, तो 25 इज व्हाट परसेंट लेस देन 30, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा है। तो 25 30 से कितना छोटा है 6 है, और कितने पे 30 पे, इनटू में नहीं 5 छोटा है ना, 5/30 इंटू में 100। ठीक है, ये 1/6, ये 100/6, 100/6 को हमें वैसे भी परसेंटेज में अगर वैल्यूज याद भी है तो 16 2/3% होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं
ये 16 2/3% हमारा आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमें एक ये चीज पता होनी चाहिए कि साइन ए कोस बी के इक्वल कब होता है। ये जब होता है जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तभी पॉसिबल। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, इस a की जगह 3a दिया हुआ है, यानी 3a, b की जगह दिया हुआ है a प्लस 10, इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 4a की वैल्यू आएगी 80, a की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, ठीक है। और फिर 3a इज एन एक्यूट एंगल, 3a यानी 60 वो एक्यूट एंगल है, हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब सेम चीज को हम यहाँ पुट कर लेंगे, 2 कोसिकेंट 3a/2 यानी 60/2 30, कोसिकेंट 30 प्लस 6 साइन क्यूब साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/2 टेंजेंट स्क्वायर 60। हमसे ये चीज निकालने को बोलिए, बस अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। कोसिकेंट 30 की 2 प्लस 6 इंटू साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर होगा 3/4 माइनस 3/2 टेंजेंट 60 होता है √3, उसका स्क्वायर 3। तो आप इसको देखोगे 4 प्लस 9/2 माइनस 9/2, इसको आप सॉल्व करोगे 3/2 बचेगा, तो 9/2 माइनस 9/2 ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 4, और हमारा 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद है तो वेल एंड गुड, आप पुट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, उसका स्क्वायर 4, साइन 45 की होती है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, सीकेंट 60 की होती है 2 और उसका स्क्वायर 4, तो +4। इसको आप ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन को टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, कोसिकेंट 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर 2 यानी 2√3, माइनस सीकेंट 60 की वैल्यू होती है 2, उसका स्क्वायर 4, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो नीचे हमारी इक्वेशन बनेगी, नीचे हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी 6/2√3 माइनस 4। अब इसे सोल्व करना है, 6 एज इट इज 2√3 माइनस 2, कॉमन ले लिया मैंने 2 को, 3, तो ये हमारा 3/√3 माइनस 2। मगर हमारे पास फिर दिख रहा है कि हमें वैल्यूज ऐसे में नहीं है, तो मतलब इसको फिर से कहीं ना कहीं रेशनलाइज किया होगा, तो मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ। रेशनलाइज करने के बाद ये हो जाएगा 3√3 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 4, यानी -3√3 प्लस 2, ये मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इज 80% मोर देन b, यानी एंड b इज 48 4/7% लेस देन द सम ऑफ a and b। ओके, a इज 80% मोर देन b, तो 80% यानी b अगर 5 है तो a की वैल्यू 9 होगी। ये हमें पहला, c जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 8 7 56 प्लस 4 66, 8 7 4 जा 28 और 6 40, 340/7, यानी अगर c लेस है b से, अगर b 700 है तो c 340 लेस है, यानी b कहीं ना कहीं c कहीं ना कहीं 360 है। ये हमें इस चीज से पता लगता है, ठीक है। अब सेम चीज हमें वापस करनी पड़ेगी, और ये b से नहीं, ये सम से, a प्लस बी के सम से, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है a प्लस बी अगर 700 है तो c 340 कम है, यानी 360 की इक्वल होगा, ठीक है।
मगर a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 14 है, यहाँ 700 है, तो दोनों चीज़ों को सेम करना पड़ेगा, या फिर आप इसको 0 को काट भी सकते हैं, तो c अपॉन में a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 36/70, और a प्लस बी की वैल्यू 14 है और यहाँ 70 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी 45/25, यही कहना चाह रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 25 है और c की वैल्यू 36 है, तीनों चीज़ आ गई। c लेस देन a, c की वैल्यू कितनी है 36, a की वैल्यू 45, कितना लेस है c 9, कितने पे 45 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, ये 5 ये 20, तो सी ए से 20% लेस है, ठीक है। ये चीज़ आप करनी आनी चाहिए, इस पॉइंट को आप लिखोगे परसेंटेज में लिखोगे और इसको समझ में आना चाहिए कि इतना परसेंट लेस है, तो 700 में से इतना लेस हो रहा होगा, तो मतलब ये चीज़ बच रही होगी, ये चीज़ आपको करनी आ गई तो क्वेश्चन आपके लिए सेकेंड्स का रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर ट्रिग्नोमेट्री से एक और क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से भी ठीक क्वेश्चन आया मगर इजी क्वेश्चन थे। 2 sin स्क्वायर 38 प्लस सीकेंट स्क्वायर 52, ये सीकेंट स्क्वायर 50 को 1 अपॉन कोस स्क्वायर 52, फिर 1 अपॉन कोस स्क्वायर 52 को 90 माइनस 52 करके साइन स्क्वायर 38 ही बन जाएगा वो, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ मेरे पास 2 बचेगा, प्लस ये साइन 26 को कोस 64 लिख सकता हूँ, तो ये कोस स्क्वायर 64 बचेगा, प्लस में साइन स्क्वायर 64 बचेगा, साइन स्क्वायर 64, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 प्लस 1, यानी ऊपर वाली की जो वैल्यू आ गई मेरा ऊपर वाली इक्वेशन की 3 आ गई। अब मेरे को नीचे वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक काम कर लेता हूँ, पहले इस नीचे वाली इक्वेशन में ये ले कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट 23 को टेंजेंट 67 भी लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस थीटा करके, तो यहाँ से मेरा बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर 67 प्लस कोस, ये माइनस कॉमन नहीं तो कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव का हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर 67, इसको मैं कोट 67 लिख सकता हूँ, तो माइनस कोट स्क्वायर 67 ये बन जाएगा, और इसकी वैल्यू मेरे को पता है 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, तो नीचे क्या बन जाएगा, माइनस बाहर है 1 + 1 2 यानी -2, तो ये ओवरऑल बन जाएगा -3/2, तो जो मेरा इक्वेशन है ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सेम क्वेश्चन फिर से एक आया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन और परसेंटेज का यूज करेंगे हम। हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 per kg should be mixed with 7.5 kgs rice costing 50 per kg, so that by selling the mixture at rupees 53 rupees 10 पैसा per kg there is a gain of 18%। तो इसमें बोला है कि अगर हम 15.10 पैसे में बेचते हैं there is a gain of 18%, तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। 18% गेन का मतलब है कोई चीज़ 100 की तो हमने 118 रुपये में बेच दी, तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 50 रुपये की चीज़ 59 रुपीज़ में बेच दी, मगर हमने बेची किस में 5 इतने रुपए में बेची है, तो ये मेरे को कहीं ना कहीं ये इसको आप इससे माइनस करोगे तो ये 0.9 पे घटेगा, 590 में से 59 माइनस करोगे तो 531 होगा, और ये पॉइंट है तो 0.19, और 0.9 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग यहाँ आएगा 45, यानी कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस जिसका 45 था उसको मैंने सेल किया है 53.10, यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल ली, अब मेरा कॉस्ट प्राइस 45 आ गया। अब हम मिक्सचर एलिगेशन का यूज करेंगे। मिक्सचर एलिगेशन का आपको जिससे पता है एक चीज़ 42 की थी, दूसरी चीज़ 50 की थी, और दोनों का कंबाइंड प्राइस जो है 45 था, और जो 50 की चीज़ थी उसकी क्वांटिटी हमने ली है 7.5 kg, ठीक है। अब मिक्सचर एलिगेशन से 50 माइनस 45 5, 45 माइनस 42 3, यानी ये दोनों चीज़ 3:5 में ली गई है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू हमें 7.5 kg दी है तो मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 2.5 टाइम्स हुई है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2.5 टाइम्स कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये होता है 12.5, तो 12.5 kgs 42 रुपीज़ वाले की ली हुई है 50 वाले के साथ, जिससे इसका कॉस्ट प्राइस 42 है, और उसको 18% प्रॉफिट में बेचने के बाद उसका प्राइस ये हो जाता है। इन चीज़ों में हमें याद रखना है कि हमें इस चीज़ पे डायरेक्ट मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगा सकते, हमें इस चीज़ का कॉस्ट प्राइस पहले निकालना है और उस चीज़ पे हम मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। When a positive number x, y, z are divided by 31, the remainders are 17, 24, 27 respectively. When 4x minus 2y plus 3z is divided by 31, the remainder will be। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 31, रिमाइंडर 17, 24, 27 दिया हुआ है, तो सब रिमाइंडर उससे कम ही है, तो क्यों ना हम इन्हीं को वो नंबर मान लें कि एक्स वाई जेड यही था, क्योंकि अगर हम एक्स को 17 मान लेते हैं फिर 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 17 ही आएगा, वाई को फिर 24 मान लेते हैं इस हिसाब से, और जेड को 27 मान लेते हैं, तो इससे हमारी पहली जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इस चीज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं, 4 इंटू 17 करेंगे तो 68, माइनस 2 इंटू 24 करेंगे 48, प्लस 3 इंटू जेड 27 यानी 81। ठीक है, तो ये 20 और 81 यानी 101 डिवाइड बाय 31, 31 3 93, तो रिमाइंडर बच गया 8, तो हमारा 8 आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर नहीं भी समझ में आए तो डायरेक्ट इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्यूबॉइड से रिलेटेड उसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, वॉल्यूम का पता होना चाहिए, और उसकी एडजेसेंट फेसेस का क्या क्या होता है। क्यूबॉइड के एडजेसेंट फेसेस का जब हम एरिया निकालते हैं तो एक तो लेंथ ब्रेथ से निकलेगा, एक साइड का एरिया, एक ब्रेथ हाइट से निकलेगा और एक लेंथ हाइट से निकलेगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यू दी हुई है 3, इसकी वैल्यू दी हुई है 12 और इसकी वैल्यू दी हुई है 16। ठीक है, और वॉल्यूम होता है एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर मैं उनका अंडर रूट कर दूंगा तो एल बी एच के लेंथ ब्रेथ हाइट के इक्वल हो जाएगा, और वही हमारा वॉल्यूम होता है। तो मतलब यहाँ से अगर हम वॉल्यूम निकालने बोलेगा, जो कैपेसिटी बोला वॉल्यूम, वो होगा √3 इंटू 12 इंटू 16। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कोई भी एडजेसेंट फेसेस के अगर 3 एरियाज दिए हुए हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लेंगे तो वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो 16 और यहाँ से 36 से 6 निकलाएगा, यहाँ से 4, तो हमारा अंडर रूट से 24 आ जाएगा। ये हमारा 24 मीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम होगी, मगर इसमें कैपेसिटी लीटर्स में पूछिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब की इक्वल टू होता है 1000 लीटर के, तो 24 मीटर क्यूब हो जाएगा 24,000 लीटर्स के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमित sold an article for 369.60 after allowing a discount of 12% on the market price. Had he not allowed any discount, he would have earned 20%, earned a profit of 20%. What is the cost price of the article? मतलब दिया होगी 369.60, ये अमाउंट है हमारा 12% डिस्काउंट देने के बाद, यानी 100 से कोई चीज़ 12% डिस्काउंट दी तो यानी 88 होगी, यानी 88 यूनिट्स की वैल्यू ये दी हुई है। अगर हम 88 यूनिट्स की वैल्यू दी हुई है, इसको 88 से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 100 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी, और 100 यूनिट्स हमारा मार्केट प्राइस है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 22, 25, आप इसको ये 11 की टेबल से काटेंगे तो आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 420, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। हैड ही नॉट एनी डिस्काउंट, अगर उसने डिस्काउंट नहीं अलाउड किया होता तो उसका प्रॉफिट 20% होता है, यानी उसकी अमाउंट 5 से 6 में बिक्री होती। और अगर उसने डिस्काउंट अलाउड नहीं किया तो मार्केट प्राइस पे बेच रहा है, तो यानी मार्केट प्राइस की वैल्यू जो 6 यूनिट है उसकी वैल्यू 420 दी है, मल्टीप्लाई बाय 70 हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे, तो 5 यूनिट्स जो हमने माना था उसको मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो यानी कॉस्ट प्राइस हमारी 350 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, diagonals BD and AC intersect each other at E. If BEC equal to 120 degree, angle ECD equal to 25 degree, then what is the measure of angle BAC? तो इसके लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, एक मिनट में थोड़ा सर्कल को वापस बनाता हूँ।
को इरेज करते हैं। चलो हम इसी को इसी से समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, हाँ हमारा इरेज हो गया। एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोले तो कोई भी हम 4 पॉइंट को कहीं पे भी डिनोट कर देते हैं, ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें डायगोनल्स ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोई पॉइंट ई पर, और जरूरी नहीं है कि ई सेंटर हो, सेंटर कहीं और हो सकता है, बस ये सिंपल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल बी ई सी, ये वाला एंगल हमें 128 डिग्री दिया हुआ है, 128 डिग्री। एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल हमें ये भी गिवन है 25 डिग्री, यहाँ 25 लिख देता हूँ, यहाँ 128 डिग्री देता हूँ, ठीक है। हमें पूछा क्या है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी। ये एंगल अगर हमें 128 दिया हुआ है तो इस एंगल का मेजर हम निकाल सकते हैं। इस एंगल का मेजर कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन से 180 माइनस 128 जो कि हो जाएगा 52 डिग्री। तो ये एंगल हमने निकाला 52 डिग्री, ये हमने निकाल दिया। ये एंगल हमें 25 दिया हुआ है, तो इस वाले ट्रायंगल में ई सी डी ट्रायंगल में ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। एंगल ई डी सी कितना होगा, 180 माइनस 25 माइनस 52, वो होगा हमारा 103। तो ये वाला एंगल जो हमने निकाला है वो आ जाएगा हमारा 103 डिग्री। अब 103 डिग्री आने के बाद हमें पता होना चाहिए कि एक ही सेगमेंट में सेम आर्क द्वारा सेम एंगल इंटरसेप्ट किया जाता है। जैसे ये एंगल और ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल, ये आर्क बीसी आर्क के द्वारा इस पॉइंट पे भी एंगल इंटरसेक्ट किया है, इस एंगल पे भी, इस पॉइंट पे भी एंगल बनाया है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी 103 डिग्री हो जाएगा। हमें कुछ प्रॉपर्टीज इसमें साइक्लिक की पता होनी चाहिए थी, और कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी कोड होगी, आर्क होगी, वो सेम सेगमेंट में सेम एंगल इंटरसेक्ट बनाएगी, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। सिमिलरली सेम एंगल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, अगर डीसी को देखेंगे तो डीसी ये जो एंगल बना रही है और ये एंगल बना रही है, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो हमें सेम एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो दो साइड होती है, एक को ए से लिख लिया, एक को बी से लिख लिया, सिंपली हमको यहाँ वैल्यू रखनी थी, ए का स्क्वायर 9 प्लस 100 109 का डबल 218 इसका आंसर होगा। ये भी हमारा 10 सेकंड्स का क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सीकन थीटा की हमें वैल्यू दी है ए अपॉन बी, और हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे इजी होगा कि मैं यहाँ से सीकन थीटा से टेंजेंट थीटा इन सब की वैल्यू निकालने जगह इनको सीकेंट या कोस में लाने की कोशिश करूँ, ताकि मेरे ए बाई बी या बी बाई ए में डायरेक्ट यूज कर सकूँ। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को क्या ले सकता हूँ, सीकन स्क्वायर थीटा -1 कर सकता हूँ, तो इसको लिखूंगा अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा मेरा 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब मेरे लिए इजी होगा क्योंकि मैं वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
कोस स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का अपोजिट 1 में, तो यानी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप करेंगे 2b² माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर 2b² माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एज इट इज मेरा ऑप्शन बी है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। किसी को भी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई गाइडेंस चाहिए हो आपको एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, तो आप मेरे को जो ईमेल आईडी पे sumit01 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर संभव हेल्प करने की कोशिश की जाएगी, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम चैनल पे भी सुमित चहल के नाम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।